हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर स्टार्टिंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। कल अपने एक ही क्वेश्चन किया था, नाउ आज दो क्वेश्चन एटलीस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 वी आर स्टार्टिंग, दैट इज PQRNS had been carrying on business in partnership, sharing profit and losses in the ratio 4:3:2:1. चार पार्टनर PQRS, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 4:3:1 and they decided to dissolve the partnership on the basis of the balance sheet on 30th April 2011. चार पार्टनर्स PQRS, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन 4:3:1. चार पार्टनर्स PQRS, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1. बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है। बैलेंस शीट की डेट दी है आपको 30th अप्रैल की बैलेंस शीट आपको दी है। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट्स में P और Q का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है। जनरल रिजर्व है 95,000, कैपिटल रिजर्व है, क्रेडिटर्स है, लोन है, असेट साइड लैंड बिल्डिंग, फिक्चर्स, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस और R और S के कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। असेट्स का रियलाइजेशन वैल्यू आपको दे दिया है, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स का रियलाइजेशन वैल्यू आपको दे दिया है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस आपको दिया है 7800। फर्दर क्रेडिटर्स ऑफ 18,000 हैड टू बी मेट, मीनिंग बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स नहीं है, एडिशनल लायबिलिटी अराइज हुई 18,000 की। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज दिस वन, R becomes insolvent and nothing was realized from his private estate, meaning चार पार्टनर जो थे PQRS, उसमें थर्ड पार्टनर R इंसॉल्वेंट हो गया। थर्ड पार्टनर R जो था वो इंसॉल्वेंट हो गया। यहाँ पे ये वाला पार्टनर R जो था वो इंसॉल्वेंट हो गया। एंड R जब इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके पास से कोई पैसे मिले नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपने किया था उसमें ऐसा था कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर था वो 1/3 अमाउंट पे कर रहा था एटलीस्ट। इसके अंदर क्वेश्चन में ये भी नहीं है कि 1/3 पे करेगा, ये पूरा इंसॉल्वेंट हो गया और इसके पास से कोई पैसे मिलेंगे नहीं। Applying the principles laid down in Garner versus Murray rule, prepare the realization account, partners capital account and cash account. आपको बोला है कि गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई करो और नॉर्मल जितने डिसोल्यूशन के अकाउंट्स आप बना दे वो सारे अकाउंट्स आप बनाओ। ठीक है, सो मैंने सबसे पहले अकाउंट्स ड्रॉ कर दिया। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट PQRS, चार पार्टनर्स, कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, अकाउंट्स आर रेडी। अब सबसे पहला काम बैलेंस शीट क्लोज करो। सबसे पहले ये करते हैं, बैलेंस शीट क्लोज करो। तो बैलेंस शीट क्लोज करने के लिए जो जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है, जो जितने भी बैलेंसेस आपके पास अवेलेबल है, वो सारे बैलेंसेस को बैलेंस शीट में से रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में ट्रांसफर करो। तो सबसे पहले लायबिलिटी से चालू करें तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है P और Q का 168 एंड 108, 168 एंड 108। सो कैपिटल अकाउंट का यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस रॉट ऑन 1,68,000 and 1,68,000 and 1,08,000. 1,68,000, 1,08,000 कैपिटल अकाउंट बैलेंस। इसके बाद जनरल रिजर्व 95,000। तो जनरल रिजर्व जो था वो जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस शीट के अंदर कोई भी रिजर्व हो तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज गिवन 4:3:1। तो जनरल रिजर्व की अमाउंट है 95,000। 95,000 जनरल रिजर्व, उसको 4:3:1 में डिवाइड कर दो। तो 95,000 डिवाइडेड बाय 4:3:2:1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4, 38,000। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन 38,000, 28,500, 19,000 और 9,500। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट के अंदर कोई भी रिजर्व पड़ा हो तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके अलावा बैलेंस शीट में अंदर कैपिटल रिजर्व बैलेंस इज गिवन 25,000। तो कैपिटल रिजर्व का जो बैलेंस था वो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा बाय कैपिटल रिजर्व। अमाउंट वाज कैपिटल रिजर्व अमाउंट वाज गिवन 25,000। सो 25,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 4, 10,000 कैपिटल रिजर्व का बैलेंस 10,000, 7,500, 5,000 and 2,500। कैपिटल रिजर्व पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है,
इसके बाद बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है 36,000 और लोन का बैलेंस है 1,10,000, ये दोनों जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री विल बी क्रेडिटर्स डेबिट, लोन डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। सो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय creditors account, amount was 36,000, creditors 36,000, and by loan account, and loan का बैलेंस है 1,10,000, 36,000 and 1,10,000 लोन का बैलेंस। ओके, आफ्टर दैट लायबिलिटी साइड डन। इसके बाद असेट को क्लोज करें तो असेट्स में लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, ये सब क्लोज करके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और उसमें ट्रांसफर करने की एंट्री होगी रियलाइजेशन टू सन्ड्री असेट्स। तो एंट्री यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड यहाँ पे आएगा टू सन्ड्री असेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट में टू सन्ड्री असेट्स एंड लैंड, बिल्डिंग 2,46,000, नाम पहला, लैंड एंड बिल्डिंग 2,46,000, देन फर्नीचर फिक्चर 65,000, फर्नीचर फिक्चर्स 65,000, स्टॉक 1 lakh, stock 1 lakh, and next one debtors 72500, okay, and total 2,46,000 plus 65,000 plus 1 lakh plus 72500, total comes to 483,500. 483,500 असेट्स ट्रांसफर। सो असेट्स को ट्रांसफर कर दिया। इसमें लास्ट में कैश बैलेंस बचा था 15,500 कैश बैलेंस, तो उसको 15,500 कैश अकाउंट में डेबिट साइड शो कर दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश एंड बैंक बैलेंस 15,500 कैश एंड बैंक बैलेंस एंड लास्ट में कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है आर और एस का कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस है 25,000 एंड 18,000, 25,000 एंड 18,000 आर और एस का कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे डेबिट साइड आर और एस में डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट्स आर 25,000, 18,000, $25,000 and 18,000। ओके, सो दिस ट्रांजेक्शंस आर डन। इसके बाद आपको नीचे एडजस्टमेंट्स में बोला है असेट्स रियलाइजेस फॉलो। तो असेट्स का रियलाइजेशन लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स, ये सबका असेट्स का रियलाइजेशन आपको बोला है। तो असेट्स का रियलाइजेशन जो होगा तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एंट्री विल बी कैश और बैंक टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड बाय कैश और बैंक अकाउंट। असेट्स में नाम आपको दिए हैं वो सारे, फर्स्ट वन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स 2,30,000, 42,000, 2,30,000, 42,000, then 72,000, 65,000, 72,000 and 65,000 टोटल करें तो 2,30,000 plus 42,000 plus 72,000 plus 65,000 comes to 4,09,000 cash received।
टोटल कैश रिसीव 4,09,000 और इसकी सेकेंड इफेक्ट होगी कैश और बैंक अकाउंट में डेबिट से रहेगा, कैश और बैंक में डेबिट से रहेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, $4,09,000 कैश और बैंक में डेबिट से रहेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट $4,09,000. ओके, आफ्टर दैट असेट्स आर रियलाइज्ड. इसके बाद आपको बोला है एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 7,800. डिसोल्यूशन एक्सपेंस आपको बोला है 7,800 का हुआ था, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस की एंट्री होगी डिसोल्यूशन एक्सपेंस टू कैश अकाउंट, मीनिंग या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर. टू कैश अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नीचे समझने के लिए लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस. अमाउंट था इसका, अमाउंट वॉज 7,800, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस यहाँ पे 7,800. ओके, इसके बाद आपको ये बोला था कैश अकाउंट में एंट्री बाकी. इसके बाद बोला है क्रेडिटर्स फर्दर टू बी मेड 18,000, फर्दर क्रेडिटर्स टू बी मेड 18,000. से बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी क्रेडिटर्स का जो बैलेंस था वो 36,000 था और लोन का जो बैलेंस था 1,10,000 ऑलरेडी था, और रियलाइजेशन एक्सपेंस आपको बोले 7,800 पे करना एक्स्ट्रा. तो रियलाइजेशन अकाउंट जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो तो पे करेंगे, बट लायबिलिटीज के लिए जैसे असेट्स का रियलाइजेशन आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हुआ, फर्नीचर रियलाइज हुआ, स्टॉक रियलाइज हुआ, डेटर्स रियलाइज हुआ. क्वेश्चन में लायबिलिटीज का पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ ऐसा नहीं बोला है, आपको इतना क्वेश्चन में बोला है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हुआ था 7,800 हुआ था और फर्दर क्रेडिटर्स 18,000 आपको पे करना है. मीनिंग ऐसे क्रेडिटर्स जो बैलेंस शीट में नहीं है, ऐसे क्रेडिटर्स एडिशनली आपको 18,000 पे करना है. बट क्वेश्चन आपको ये नहीं बोला है कि जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी क्रेडिटर्स और लोन का बैलेंस है उसको पे किया कि नहीं किया. तो वहां पे आपको ऐसा अज्यूम करने का, अगर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया तो वहां पे आपको ऐसा अज्यूम करने का कि क्रेडिटर्स और लोन का जो पेमेंट होता है या इन शॉर्ट लायबिलिटीज का जो पेमेंट होता है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना किया हो तो जो बुक वैल्यू थी वो वैल्यू पे उसको पे किया होगा, ऐसा मान के उसको पे कर देने का. सो यहाँ पे क्रेडिटर्स का बैलेंस 36,000 और लोन का बैलेंस आप देखो बैलेंस शीट में ये रियलाइजेशन अकाउंट में जो ट्रांसफर किया था दैट वाज 1,10,000. सो क्रेडिटर्स और लोन के लिए बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो भी इसको पे आपको कंपलसरी करना पड़ेगा. सो रियलाइजेशन एक्सपेंस में रियलाइजेशन एक्सपेंस के सिवाय क्रेडिटर्स का जो बैलेंस है, एडिशनल क्रेडिटर्स जो थे वो अलग से और लिखेंगे, बट पहले जो क्रेडिटर्स ओरिजिनली बैलेंस शीट में थे वो कितने, तो 36,000 और लोन का जो बैलेंस था वो कितना था, तो वो था 1,10,000. ये दो तो आपको पे करना ही है, 36,000 और 1,10,000 ये तो दो पे करना ही है. सो फाइनली ये कितना पे किया 7,800 रियलाइजेशन एक्सपेंस प्लस ये 36,000 प्लस 1,10,000 करे तो इट कम्स टू 153,800. तो कैश अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा टोटल ये तीनों का बाय लायबिलिटीज का और रियलाइजेशन एक्सपेंस का मैं टोटल करके यहाँ पे लिख देता हूँ. टोटल हो रहा है 153,800 बराबर. 153,800 ये टोटल रियलाइजेशन अकाउंट का लायबिलिटीज का पेमेंट किया. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि एडिशनल क्रेडिटर्स कितना पे करना है, 18,000 क्रेडिटर्स एडिशनली पे करना है जो बैलेंस शीट में नहीं है. तो एडिशनली क्रेडिटर्स 18,000 जब पे करोगे तो क्रेडिटर्स को 18,000 पे करोगे तो एंट्री विल बी क्रेडिटर्स रियलाइजेशन टू कैश. एक और एंट्री आएगी यहाँ पे रियलाइजेशन टू कैश. 18,000 के क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में नहीं थे और हम एडिशनली पे करेंगे. सो यहाँ पे टू कैश आएगा और ब्रैकेट में लिखेंगे एडिशनल क्रेडिटर्स 18,000 और कैश अकाउंट में क्रेडिट से लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 18,000 बाय रियलाइजेशन अकाउंट 18,000. ठीक है, एंड लास्ट में आपको ये क्वेश्चन में बोला था कि आर बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड नथिंग बट रियलाइज फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट. मीनिंग आर जो पार्टनर था वो इंसॉल्वेंट हो गया और उसके पास से पैसे नहीं मिलेंगे. सो यहाँ पे 4 पार्टनर है, उसमें से जो थर्ड पार्टनर आर है वो इंसॉल्वेंट हो रहा है और क्वेश्चन में आगे बोला था कि आपको गाना वर्सेस मरे के जो रूल्स है उसको भी अप्लाई करना है. ठीक है, सो सबसे पहला काम हमने बैलेंस शीट को क्लोज कर दिया, एडजस्टमेंट्स कर दिए. ओके, सेकंड इसके बाद अगर कोई पार्टनर्स का लोन अकाउंट का बैलेंस हो तो वो पे कर दो. इस क्वेश्चन के अंदर पार्टनर का कोई लोन अकाउंट का बैलेंस नहीं है तो वो जाने दो. इसके बाद बैलेंस शीट क्लोज हो गई, पार्टनर का लोन अकाउंट का बैलेंस नहीं है, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद आप रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करके उसका प्रॉफिट लॉस फाइंड करके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं. उसके बाद फिर गाना वर्सेस मरे का रूल अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे. तो अभी तक जितना आपने क्वेश्चन किया यहाँ पे गाना वर्सेस मरे अप्लाई नहीं हुआ, ये नॉर्मल क्वेश्चन आप जैसे करते वैसे ही कर रहे. बैलेंस शीट क्लोज करना, पार्टनर के लोन का पेमेंट करना, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना, ये सेम स्टेप्स है. इसके बाद फिर प्रॉफिट लॉस फाइंड करने के बाद रियलाइजेशन का, इसके बाद फिर गाना वर्सेस मरे का रूल अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे. तो पहले इसका प्रॉफिट लॉस फाइंड कर ले. तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है 483,500 प्लस 7,800 483,500
प्लस 7800 प्लस 36,000 प्लस 1,10,000 प्लस 18,000 माइनस 36,000 माइनस 1,10,000 माइनस 4,09,000 ओके कम्स टू 1,00,300 डिफरेंस आ रहा है 1,00,300 तो इसको क्लोज करें रियलाइजेशन अकाउंट कम्स टू आंसर कम्स टू 1,00,300 ठीक है ये आंसर आ रहा है और ये जो आंसर आया था ये आंसर बेसिकली कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो दिस आंसर इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ये ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और पार्टनर्स कैपिटल 4 पार्टनर्स से PQRS PQRS 4 पार्टनर्स से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 डिवाइड बाय 10 करें इंटू 40120 P का आंसर 40120 देन 30090 then 20060 and 10030 ओके सो ये यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट अपना क्लोज हो गया और रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस आया ये लॉस पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया और इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे सो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है उसके अंदर डेबिट साइड यहाँ पे आ जाएगा 2 रियलाइजेशन अकाउंट 40120 30090 then 20060 and 10030 ठीक है तो ये ट्रांसफर हो गया पार्टनर रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस आया वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया इसके बाद प्रोविजन ये है कि जो सॉल्वेंट पार्टनर्स होते हैं वो सॉल्वेंट पार्टनर्स उनका जो रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस है वो कैश में लाएंगे जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है वो अब यहाँ से गाना वर्सेस मरे का रूल अप्लाई होता है इसमें मैंने आपको बोला था 2 बातें इंपॉर्टेंट पहला अगर रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स जो है इंसॉल्वेंट नहीं जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जितना लॉस हुआ वो कैश में लाएंगे तो यहाँ पे 4 पार्टनर से PQRS इसमें से जो थर्ड पार्टनर था R ये थर्ड पार्टनर R इंसॉल्वेंट है बाकी तीनों पार्टनर सॉल्वेंट है ठीक है तो तीनों पार्टनर जो सॉल्वेंट है वो तीनों उनकी जो लॉस की अमाउंट है वो लोग कैश में लाएंगे तो वो लोग लॉस की पैसे ये जो लॉस की अमाउंट है 40120 30090 20060 सॉरी 10030 ये तीनों पार्टनर्स PQNS ये तीनों पार्टनर सॉल्वेंट पार्टनर्स है क्योंकि R इंसॉल्वेंट है बाकी तीनों सॉल्वेंट पार्टनर्स है तो ये अपने पार्ट का जितना रियलाइजेशन का लॉस है वो कैश में लाएंगे अब ये लोग जब कैश में ये पैसे लाएंगे तो उसकी एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट तो इसकी एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट करके रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा एंड अमाउंट विल बी 40120 पी का जो रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस था वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैश टू पार्टनर्स कैपिटल 40120 30090 क्यू में आर में कुछ नहीं होगा नहीं लाएगा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है और एस 300 अरे 10030 ठीक है ये चारों पार्टनर्स में से आर रियलाइजेशन का लॉस कैश में नहीं लाएगा बाकी तीनों पार्टनर्स लाएंगे अब ये तीनों पार्टनर्स जो कैश लाएंगे तो कैश अकाउंट भी डेबिट होगा तो कैश अकाउंट डेबिट से रहेगा टू कैपिटल अकाउंट एंट्रीज कैश अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो टोटल करें तो इट इज 40120 प्लस 30090 प्लस 10020 टोटल 80230 जो कैश में पैसे लाए थे उसकी अमाउंट कितनी 80230 इतने पैसे ये लोग कैश में लाएंगे ठीक है सो ये फर्स्ट कंसेप्ट खत्म हुआ गार्नर वर्सेस मरे का नाउ सेकंड कंसेप्ट ये है कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका जो लॉस है वो कौन बेयर करेगा तो बाकी के पार्टनर्स जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है उसमें सॉल्वेंट पार्टनर्स में कैपिटल रेशियो में उसका लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा या लॉस बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर्स है जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो लॉस है कैपिटल अकाउंट का जो लॉस है इंसॉल्वेंट पार्टनर का वो सॉल्वेंट पार्टनर्स उनके कैपिटल रेशियो में डिवाइड करेंगे बट एक छोटा सा प्रोविजन इसमें ये भी है कि सेकंड प्रोविजन में बोल रहा हूं पहला प्रोविजन क्या था गार्नर वर्सेस मरे का कि रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स कैश में लाएंगे सॉल्वेंट पार्टनर्स 3 है PQNS ये तीनों पार्टनर्स ने सॉल्वेंट पार्टनर्स ने कैश में जो रियलाइजेशन का लॉस है वो कैश में ला दिया उसकी एंट्री हमने कर दी ठीक है नाउ सेकंड प्रोविजन इंसॉल्वेंट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का लॉस
इंसॉल्वेंट पार्टनर का अकाउंट क्लोज करो तो उसमें जितनी डेफिशिएंसी आती है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स बेयर करेंगे। कौन बेयर करेगा? सॉल्वेंट पार्टनर्स बेयर करेंगे इन देयर कैपिटल रेशियो। सॉल्वेंट पार्टनर्स लॉस बेयर करेंगे, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसकी कैपिटल डेफिशिएंसी की अमाउंट सॉल्वेंट पार्टनर्स बेयर करेंगे इन देयर कैपिटल रेशियो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था सुबह, बराबर, ये लेक्चर में। तो नेक्स्ट अब आपको ये समझना है कि जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है ये बेयर करेंगे, ऐसा जो प्रोविजन है उसमें एक और साथ में एक अटैच प्रोविजन है कि जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है बट उसमें से भी अगर कोई पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, सॉल्वेंट पार्टनर्स इंसॉल्वेंट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे। बट अगर सॉल्वेंट पार्टनर में अगर कोई पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस नहीं, क्या है? डेबिट बैलेंस है, तो वो इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस बेयर नहीं करेगा, रियलाइजेशन के लॉस के पैसे लाएगा। बट इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट की डिफिशियंसी है वो सॉल्वेंट पार्टनर जिसका डेबिट बैलेंस है कैपिटल का वो बेयर नहीं करेगा। ठीक है, मीनिंग आपको मैं कुछ ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं, समझना। मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में पहले समझाओ, फिर क्वेश्चन के अंदर उसको अप्लाई करते हैं। पहले मैंने आपको ये बोला कि फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर है बिजनेस में, कोई बिजनेस है, इसमें 4 पार्टनर्स है, ABCD 4 पार्टनर्स है, ABCD 4 पार्टनर्स है। ठीक है, इसमें समझो ये डी जो पार्टनर है ये इंसॉल्वेंट है। ठीक है, तो डी पार्टनर जो इंसॉल्वेंट है, तो सबसे पहला काम ये करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? रियलाइजेशन बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद रियलाइजेशन का जो लॉस आएगा वो रियलाइजेशन का लॉस कैश में कौन लाएगा? तो ये रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस है ये कैश में लाना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस है वो कैश में कौन लाएगा? तो सॉल्वेंट पार्टनर्स लाएंगे। सॉल्वेंट पार्टनर्स कौन है? ABC तीनों सॉल्वेंट पार्टनर्स है। तो जो रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस है वो कैश में लाना पड़ेगा, कौन लाएंगे? तो जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है ABC तीनों लाएंगे। ओके, अब समझो कि ए का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, बी की कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, बट डी की कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। ए की कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, बी की कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, बट सी की कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। तो भी तीनों का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट हो या डेबिट हो, तो भी रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर सब लाएंगे, भले कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो। समझ आया? यानी सी का भले कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो फिर भी रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस है वो कैश में लाएगा, ABC तीनों लाएंगे। कौन नहीं लाएगा? खाली डी नहीं लाएगा। मीनिंग जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है वो रियलाइजेशन अकाउंट का जो कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस है वो कैश में नहीं लाएगा। कौन नहीं लाएगा? ओनली इंसॉल्वेंट पार्टनर, बराबर। मीनिंग सॉल्वेंट पार्टनर भले डेबिट बैलेंस कैपिटल का हो तो भी वो कैश में रियलाइजेशन का लॉस लाएगा। एक स्टेप आगे, अब जब आप कैपिटल अकाउंट डी का क्रिएट करोगे, जब आप डी का कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो डी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा क्योंकि वो कैश में पैसे, रियलाइजेशन का लॉस कैश में नहीं लाया, तो डी का कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा। मीनिंग ये डेफिशिएंसी आएगी, डी की डेफिशिएंसी आई। ये डी की डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? ये डी का डेफिशिएंसी अकाउंट का बैलेंस आया, ये डी का मैं यहाँ पे लिख दूँ डेफिशिएंसी, मीनिंग डी इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका जो कैपिटल में लॉस है वो कैश में नहीं ला रहा है, उसके पास पैसा ही नहीं है, तो उसका जो लॉस है वो कौन बेयर करेगा? तो वो लॉस 3 पार्टनर ABC बेयर नहीं करेंगे। उसमें सी का कैपिटल अकाउंट का मैंने आपको बोला डेबिट बैलेंस है, तो जिसका कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो ये डेफिशिएंसी बेयर नहीं करेगा। तो डेफिशिएंसी को और बेयर करेंगे तो सॉल्वेंट पार्टनर जिनका कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। समझ आया आपको? डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? इंसॉल्वेंट पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? सॉल्वेंट पार्टनर जिनका कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। सॉल्वेंट पार्टनर जिनकी कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, और कौन से रेशियो में बेयर करेंगे? तो उनके कैपिटल रेशियो में। कैपिटल 2 टाइप की हो सकती है, फिक्स कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। लास्ट क्वेश्चन जो आपने किया था 3rd नंबर, उसमें फिक्स कैपिटल दिया था क्योंकि करंट अकाउंट क्वेश्चन में अलग से थे, तो उसमें आपने फिक्स कैपिटल था तो सीधा फिक्स कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर दिया था, इक्वली था, 20,000 इक्वली डिवाइड कर दिया था, बराबर। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको फिक्स कैपिटल नहीं दिया है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, एक ही कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो फिक्स कैपिटल हो तो डायरेक्टली फिक्स कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर देंगे, जो लॉस है वो रिमेनिंग पार्टनर जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर देंगे। फिक्स कैपिटल तो डायरेक्टली फिक्स कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर देंगे। बट अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो आपको क्लोजिंग कैपिटल ढूंढनी पड़ेगी, और वो क्लोजिंग कैपिटल कैसे ढूंढेंगे वो इस क्वेश्चन में देखते हैं आगे। वो क्लोजिंग कैपिटल रेशियो में इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। समझ आया आपको? वापस एक बार इन शॉर्ट समरी वापस रिपीट कर लेता हूं कि रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस है वो कौन बेयर करेगा। वापस एक बार स्टेप नंबर 1, रियलाइजेशन अकाउंट को आपको लिखना हो तो लिख के रखिए। रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस वीडियो पॉज करके लिखते लेना, पहले समझ लो फिर लिख लेना। 2-3 पॉइंट, रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस कौन बेयर करेगा? ऑल पार्टनर्स हु आर सॉल्वेंट,
रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस कौन बेयर करेगा? सारे सॉल्वेंट पार्टनर्स। उसमें डेबिट बैलेंस हो या कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुका है उसकी डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? तो जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुका है उसकी डेफिशिएंसी बेयर करेंगे सॉल्वेंट पार्टनर्स जिनका क्रेडिट बैलेंस कैपिटल का है। इंसॉल्वेंट पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी को कौन बेयर करेगा? सॉल्वेंट पार्टनर जिनका कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। मीनिंग अगर कोई पार्टनर सॉल्वेंट है बट उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो वो डेफिशिएंसी इंसॉल्वेंट पार्टनर की बेयर नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब ये जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया इसको हम क्वेश्चन के अंदर भी अप्लाई करते हैं। ओके, अब जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसकी डेफिशिएंसी को डिवाइड कैसे करना है वो देखते हैं। कैलकुलेशन एक छोटा सा वर्किंग नोट बना के उसको समझने का ट्राई करते हैं। 4 पार्टनर थे, उसमें से थर्ड पार्टनर आर जो था वो इंसॉल्वेंट था। ठीक है, तो आर इज अ पार्टनर हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आर कैपिटल अकाउंट, तो उसको अगर आप फाइंड करो तो आर का कैपिटल अकाउंट बैलेंस डेबिट साइड ज़्यादा है 25,000 प्लस 20060 माइनस 19,000 माइनस 5,000 कम्स टू 21060। आर का कैपिटल अकाउंट का डेबिट माइनस क्रेडिट किया तो आर का डेबिट माइनस क्रेडिट किया तो आंसर आया 21060। आर का डेबिट माइनस क्रेडिट बैलेंस किया तो आंसर आया 21060। अब ये 21060 जो आर का कैपिटल अकाउंट का डेफिशिएंसी, यू कैन से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आर्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मीनिंग डेबिट साइड टोटल ज्यादा है, यू कैन ऑल्सो से दिस इज डेफिशिएंसी ऑफ आर। ये कौन बेयर करेगा? तो ये कौन बेयर करेगा? सॉल्वेंट पार्टनर जिनका कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। सॉल्वेंट पार्टनर जिनका कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। और कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? तो रेशियो होगा क्लोजिंग कैपिटल रेशियो, क्योंकि इस क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल नहीं है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो क्लोजिंग कैपिटल रेशियो ढूंढना पड़ेगा। तो ये आंसर 21060 सॉल्वेंट पार्टनर 3 है, पी क्यू एन एस, तीनों के तीनों सॉल्वेंट है। ठीक है, बट उनका कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है वो हमें पता नहीं है अभी, तो वो चेक करना पड़ेगा। और दूसरी चीज क्लोजिंग कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है, तो क्लोजिंग कैपिटल भी पहले फाइंड कर लेते। तो पहला काम भी अब ये करते कि क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करते। क्लोजिंग कैपिटल रेशियो ढूंढना पड़ेगा। सो पहले क्लोजिंग कैपिटल ऑफ 3 पार्टनर्स पी क्यू एंड एस, ये 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल का पहले हम बैलेंस फाइंड करते। तो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करें तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कितना था वो चेक करें। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, तो तीनों पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस था कैपिटल का 168 108 और एस का 18,000, 168 108। यहाँ पे लिख देते, पहले पार्टनर्स के नाम लिख देता हूँ, पी क्यू एन एस। ठीक है, पहले ओपनिंग कैपिटल 168,000, 1,08,000, 168,000, 1,08,000 एंड 18,000 नेगेटिव डेबिट बैलेंस है एस का पहले से डेबिट बैलेंस है 18,000 नेगेटिव से लिखता हूँ, डेबिट बैलेंस है सो नेगेटिव लिखता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आपने कैपिटल अकाउंट जो बनाए थे, तो क्लोजिंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? तो क्लोजिंग कैपिटल मीनिंग ओपनिंग कैपिटल प्लस सारे रिजर्व्स ऐड करो और अगर कोई पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो तो उसको माइनस करो। क्लोजिंग कैपिटल का मीनिंग ओपनिंग कैपिटल प्लस ऐड ऑल द रिजर्व्स कोई भी हो सकता है, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सारे कोई भी रिजर्व्स है, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस, और माइनस करो अगर कोई पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस या कोई भी कैपिटल टाइप का लॉस अगर पार्टनर्स में राइट ऑफ करना बाकी है तो उसको राइट ऑफ करने के बाद जो कैपिटल मिलेगी उसको बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। सो क्लोजिंग बैलेंस डजंट मीनिंग कि ये जो आपको कैपिटल अकाउंट के अंदर अभी दिख रहा है उसको डिफरेंस करके निकाल के क्लोजिंग फाइंड करो, वैसा नहीं। उसमें रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्री भी से यहाँ पे ये जो अकाउंट है ना इसमें रियलाइजेशन अकाउंट की भी एंट्री हो चुकी है, ये सब कंसिडर नहीं करना है। क्लोजिंग कैपिटल मीनिंग सिंपली ओपनिंग कैपिटल प्लस ऐड ऑल द रिजर्व्स माइनस अगर पीएनएल का डेबिट बैलेंस अगर कुछ है या कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिव वगैरह कुछ आपको राइट ऑफ करना बाकी हो तो पार्टनर्स में राइट ऑफ करने के बाद जो कैपिटल मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल मैंने यहाँ पे नीचे लिखा और इसके अंदर मैं ऐड करूंगा प्लस जनरल रिजर्व, क्वेश्चन में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था तो जनरल रिजर्व सब कुछ नहीं लिखना है इसलिए मैं अलग से वहां पे वापस लिख रहा हूँ। जनरल रिजर्व ऐड करेंगे 38,000 जनरल रिजर्व 38,000, फिर 28 ये प्लस करना है प्लस 28,500 और
थर्ड पार्टनर का था 9500, एस का बैलेंस था 9500, सो प्लस 9500, ओके, प्लस कैपिटल रिजर्व ऐड करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व ऐड हो गया, इसके बाद ऐड करेंगे कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कोई भी रिजर्व है पार्टनर्स में ऐड कर रहे हो, 10,000 7500, 10,000 10,000 प्लस 7500 प्लस 2500, और अगर कोई पीएनएल का डेबिट बैलेंस है वगैरह कुछ होता तो उसको माइनस करते, क्रेडिट बैलेंस होता पीएनएल का तो ऐड करते, अगर डेबिट बैलेंस होता तो माइनस करते। ये हम क्या फाइंड करें, क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है क्लोजिंग कैपिटल रेशियो में। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल रेशियो निकालना पड़ेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था, उसमें फिक्स कैपिटल था, तो सीधा ओपनिंग कैपिटल का रेशियो निकाल के हमने डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो इसमें क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करें, 168,000 प्लस 38,000 प्लस 10,000 कम्स टू 2,16,000। पी का बैलेंस आया 2,16,000। क्यू का बैलेंस फाइंड करें, 1,08,000 प्लस 28,500 प्लस 7,500 कम्स टू 1,44,000। क्यू का बैलेंस 1,44,000, और एस का बैलेंस आएगा 9,500 प्लस 2,500 माइनस 18,000, इसका बैलेंस आ रहा है 6,000 नेगेटिव, एस का बैलेंस आ रहा है 6,000 नेगेटिव, ओके। सो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये एस का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, और बाकी दोनों जो है इनका क्रेडिट बैलेंस कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। तो मैंने आपको ये बोला था प्रोविजन की जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका डेबिट बैलेंस, उसकी डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा, सॉल्वेंट पार्टनर जिनका कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। वापस एक बार, इंसॉल्वेंट पार्टनर की डिफिशियंसी को कौन बेयर करेगा, सॉल्वेंट पार्टनर जिनका कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस तो दो जन का ही निकला, पी और क्यू का। एस भले सॉल्वेंट पार्टनर है बट उसका डेबिट बैलेंस है, तो वो आर का डेफिशिएंसी का जो बैलेंस है वो बेयर नहीं करेगा, ठीक है। एस भले उसका डेबिट बैलेंस है, रियलाइजेशन का लॉस कैश में लाएगा, बराबर। ये दो बातें ध्यान रखना है, एस भले डेबिट बैलेंस कैपिटल का शो कर रहा है इसमें, बट वो रियलाइजेशन का लॉस कैश में लाएगा, डेफिशिएंसी बेयर नहीं करेगा। रियलाइजेशन का लॉस कैश में लाएगा, डेफिशिएंसी बेयर नहीं करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। सो 21060, ये जो आर की डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा, ओनली पी एंड क्यू, ये दो पार्टनर आर की डेफिशिएंसी बेयर करेंगे। कौन से रेशियो में, तो उनका रेशियो होगा 216:144, ये रेशियो में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो 21060, आर का बैलेंस जो था, वापस एक बार लिख दो, आर का बैलेंस यहाँ पे 21060 ऊपर हमने फाइंड किया, आर का कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस 21060, और ये जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसको डिवाइड करेंगे दो जन के बीच में, दैट इज पी और क्यू के बीच में डिवाइड करेंगे, और रेशियो होगा 216:144 रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो 216 प्लस 144 करो तो 360 होगा। 21060 डिवाइड बाय 216 प्लस 144 360, 21060 डिवाइड बाय 360 इंटू 216, आंसर इज 12636 एंड 8424, 12636 एंड 8424। तो ये दोनों के बीच में, पी और क्यू के बीच में, ये लॉस जो है, ये लॉस की अमाउंट ये लोग बेयर करेंगे। आर का जो लॉस है वो पी और क्यू ये अमाउंट में बेयर करेंगे। आर की कैपिटल अकाउंट का डेफिशिएंसी पी एंड क्यू दो बेयर करेंगे, 12636 एंड 8424, ठीक है। सो 12636 8424 एंट्री ऐसी पास करेंगे, पी और क्यू के अकाउंट में डेबिट करेंगे, उतनी अमाउंट पी और क्यू दो पार्टनर बेयर करेंगे। सो पी और क्यू में डेबिट साइड आएगा टू आर अकाउंट 12636 और 8424, 12636 एंड 8424, एंड ये अमाउंट आर के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। आर के अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा बाय पी अकाउंट एंड बाय सॉरी ये 8424 यहाँ पे क्यू के बैल अकाउंट में 8424, ओके, एंड बाय आर के अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा, दैट इज 12636 बाय पी अकाउंट 12636 और बाय क्यू अकाउंट दैट इज 8424, ओके। सो आर का जो डेफिशिएंसी था वो आर की अकाउंट की डेफिशिएंसी दोनों पार्टनर्स में पी और क्यू में डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। अब आर का अकाउंट आप क्लोज करो तो टैली हो जाएगा,
ठीक है। सो आर का अकाउंट यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये टैली हो जाएगा, टोटल करके देख ले 25,000 डेबिट साइड प्लस 20060 45060, डेबिट साइड टोटल इज 45060, क्रेडिट साइड 19,000 5,000 12636 एंड 8424, टोटल 45060। सो आर का अकाउंट क्लोज हो गया, रियलाइजेशन क्लोज कर दिया था, आर का अकाउंट क्लोज कर दिया। अब बाकी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दो। तो बाकी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्लोज करें तो इसमें पहले पी का अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। तो पी में कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड टोटल है 1,68,000 प्लस 38,000 प्लस 10,000 प्लस 40,120 माइनस डेबिट साइड 40,120 माइनस 12,636, टोटल कम्स टू डिफरेंस कम टू 203,364, डिफरेंस कम्स टू 203,364 और ये पूरा कैश में पे करेंगे इसको। जो डिफरेंस जो आएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, या तो वो लोग कैश में लाएंगे या तो ले जाएंगे। तो ये पी का क्रेडिट साइड ज़्यादा बैलेंस है तो पी कैश में ले जाएगा, अमाउंट इज 203,364। क्यू का बैलेंस करें तो क्यू में अगेन क्रेडिट साइड टोटल क्यू में भी ज़्यादा लग रहा है और उसको भी कैश पे करना पड़ेगा। 1,08,000 प्लस 28,500 प्लस 7,500 प्लस 3,0090 माइनस 3,0090 डेबिट साइड माइनस 8,424, total difference comes to 135,576, ये भी कैश में पे करेंगे। आर का अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है और एस का अकाउंट डेबिट बैलेंस ज़्यादा है 18,000 प्लस 1,0030 माइनस 9,500 माइनस 2,500 माइनस 1,0030 कम्स टू 6,000। तो एस का बैलेंस 6,000 क्रेडिट से डिफरेंस आएगा और ये 6,000 रुपीज़ उसको कैश में लाना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 6,000, ओके। एंड यहाँ पे कैश अकाउंट में डेबिट साइड एस के पास से 6,000 रुपीज़ मिलेंगे। सो कैश अकाउंट डेबिट साइड 6,000 टू एस अकाउंट और पी एन क्यू अकाउंट, पी और क्यू को कैश पे करना पड़ेगा। सो बाय पी अकाउंट एंड बाय क्यू अकाउंट। तो पी का बैलेंस था 203,364, 203,364 और क्यू का बैलेंस 135,576, 135,576 और टोटल करें तो डेबिट साइड 15,500 प्लस 4,09,000 प्लस 80,230 प्लस 6,000 510,730, 510,730, क्रेडिट साइड टोटल 18,203,364 प्लस 135,576 510,740। फाइनली कैश अकाउंट अपना क्लोज हो गया 510,740 कैश अकाउंट का टोटल। एंड इसके बाद कैश अकाउंट क्लोज कर दिया। सो कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया, रियलाइजेशन सबसे पहले क्लोज किया था, रियलाइजेशन के बाद कैपिटल अकाउंट क्लोज किया, फिर कैश अकाउंट क्लोज किया एंड फाइनली क्वेश्चन इज ओवर। सो अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर कंसेप्ट क्लैरिटी। एंड क्वेश्चन में बेसिक तो कंसेप्ट में कुछ चेंज नहीं था, इंपॉर्टेंट ये जो वर्किंग नोट था इसको कैलकुलेट कैसे करना था, प्रोविजंस गार्नर वर्सेस मरे का जो रूल है वो कैसे अप्लाई करना था, वो क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट आपको समझना है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ वी आर स्टार्टिंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ही क्वेश्चन है, अगर आप खुद भी ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट, कोई चेंज नहीं, और सब कुछ खाली अमाउंट चेंज किए, पार्टनर्स के नाम चेंज किए, बाकी सब कंसेप्ट पूरा एज इट इज है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एबीसीडी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 4:3:1। 4 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन 4:3:1। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 March 2014 एंड द बैलेंस शीट इज गिवन एज अंडर। बैलेंस शीट में दिए क्रेडिटर्स है, प्रोविडेंट फंड बैलेंस है, लायबिलिटी होता है, क्रेडिटर्स गिवन 60,000, ए एंड बी क्रेडिटर्स आर गिवन, बैंक बैलेंस गिवन, डेटर्स स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, प्लान मशीनरी, पेटेंट और सी और डी का कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन, one of the creditor took some of the patent whose book value was 5,000 at the value of 3,200 and balance of the creditors paid at a discount of 400। कोई क्रेडिटर है जिसको हमने पेटेंट 5,000 रुपए की पेटेंट की वैल्यू थी, वो 5,000 का पेटेंट 3,200 पे उन लोगों ने टेक ओवर किया।
ठीक है। यानी क्रेडिटर्स को 5,000 रुपीज़ आपको क्रेडिटर्स को जो भी अमाउंट देनी थी उसमें से आपने 3,200 रुपीज़ आपने पेटर्न के फॉर्म में पे कर दिया, ऐसा मान लो। और बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 400, और बाकी के क्रेडिटर्स को हमने 400 रुपये कम दिए। मीनिंग ये जो एडजस्टमेंट है आपने वो याद हो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये एडजस्टमेंट था, सिमिलर क्वेश्चन, सेम एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड में था। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँ वापस एक बार। क्रेडिटर्स का बैलेंस आप देखो तो है 15,700, तो क्रेडिटर्स का बैलेंस है 15,700। आपको ऐसा बोल रहा है कि 15,700 जो क्रेडिटर्स का बैलेंस है उसमें 15,700 जो क्रेडिटर्स का बैलेंस है उसमें क्रेडिटर्स 5,000 के क्रेडिटर्स जो है उनको हमने पेटर्न पे किया, पेटर्न दिया। अब वो पेटर्न की वैल्यू थी 5,000, वो 5,000 का पेटर्न हमने 3,200 पे क्रेडिटर्स को दे दिया। क्रेडिटर्स ने वो पेटर्न को टेक ओवर किया था 3,200 पे। सो 15,700 का जो पेटर्न था, सॉरी 15,700 के जो क्रेडिटर्स है उनको हमने पेटर्न दिया, और वो पेटर्न की वैल्यू कितना था 3,200। तो इसमें से ये 3,200 माइनस करो, 3,200 माइनस करो, तो 15,700 माइनस 3,200 करो, तो आंसर कम्स टू 12,500 आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है 12,500। इसका मीनिंग क्रेडिटर्स को पे कितना करना था, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना था 15,700 ओरिजिनली, उसमें से 3,200 का पेमेंट हमने पेटर्न के फॉर्म में किया, और रिमेनिंग जो बैलेंस बचा उसमें क्रेडिटर्स ने आपको 400 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो इसमें 400 रुपये और माइनस होगा। सो फाइनली हमने क्रेडिटर्स को पे कितना किया, तो हमने फाइनली क्रेडिटर्स को पे किया होगा 12,100, हमने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया होगा। समझ आया आपको? तो ये वाला एडजस्टमेंट पहले आ चुका होगा, अब आपको याद आया हो तो 12,100 का पेमेंट हमने फाइनली क्रेडिटर्स को किया होगा, और पेटेंट की वैल्यू 5,000 की पेटेंट हमने 3,200 पे दे दी। यानी अब पेटेंट जो बैलेंस शीट में 8,000 आपको दिख रहा था, ये 8,000 में से 5,000 का पेटेंट हमने क्रेडिटर्स को दे दिया, और बाकी हमारे पास अब पेटेंट कितना है, ओनली 3,000, जो हम असेट रियलाइज के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 बोला, देयर वाज अ जीएलपी ऑफ ₹20,000 नॉट मेंशन इन बैलेंस शीट एंड दिस वाज सरेंडर फॉर दिस 4,500। जेएलपी को सरेंडर किया और जेएलपी सरेंडर करके 4,500 मिला। अब बैलेंस शीट के अंदर देखो तो जेएलपी का कोई बैलेंस नहीं है, ब्रैकेट में भी लिखा है कि नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि बैलेंस शीट में अगर जेएलपी नहीं है फिर भी अगर उसको सरेंडर किया, तो आपको याद हो तो जेएलपी की 3 मेथड होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मेथड। फर्स्ट मेथड का नाम था जेएलपी एक्सपेंस मेथड, सेकंड मेथड का नाम था जेएलपी असेट मेथड, एंड थर्ड मेथड का नाम था जेएलपी रिजर्व मेथड। तो अगर बैलेंस शीट के अंदर जेएलपी नहीं है, अगर बैलेंस शीट में जेएलपी नहीं है, इसका मीनिंग है फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन हुआ। एंड फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, तो सीधा सीधा जो सरेंडर वैल्यू पार्टनरशिप में मिलेगा, ये डेथ का क्वेश्चन तो है नहीं, तो पॉलिसी वैल्यू तो नहीं मिलेगा, सरेंडर वैल्यू जो मिलेगा वो पार्टनर्स में सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अल्टीमेटली रियलाइजेशन अकाउंट में से जाएगा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन, या तो डायरेक्टली पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4,500 तो भी चलेगा। ठीक है। सो ये 4,500 ये कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद द रिमेनिंग असेट्स रियलाइज एज फॉलो, डेटर्स का रियलाइजेशन इतना हुआ था, स्टॉक का ये रियलाइजेशन हुआ था, प्लांट एंड मशीनरी पेटेंट में बोला है 60% रियलाइज हुआ था। और पेटेंट कौन सा, तो पेटेंट में 8,000 का जो पेटेंट था उसमें से 5,000 का पेटेंट तो हमने क्रेडिटर्स को दे दिया, तो 3,000 का जो पेटेंट बचा उसका 60% बुक वैल्यू हमें रियलाइज हुआ। एंड लास्ट में बोला है एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,500, रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ था 1,500 का। और लास्ट में डी बिकम इंसॉल्वेंट, जो 4 पार्टनर है उसमें फोर्थ पार्टनर डी इंसॉल्वेंट हो गया, एंड डिविडेंड ऑफ 25 पैसे इन रुपी रिसीव फ्रॉम दी पार्टनर अगेंस्ट द क्लेम रिसीव एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एज पर गाना वर्सेस मरे डिसीजन। अब पार्टनर जो इंसॉल्वेंट हो गया डी, तो उसके पास से 25 पैसे इन रुपी मीनिंग 1/4 अमाउंट रिसीव हो गया, और बाकी का जो अमाउंट है 75% वो रिसीव नहीं हुआ। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अगेन इंसॉल्वेंसी, और गाना वर्सेस मरे का रूल अप्लाई करना है। ठीक है। 4 पार्टनर, उसमें से एक पार्टनर डी जो है वो इंसॉल्वेंट हो रहा है, एक ही पार्टनर, बाकी के जो 3 पार्टनर वो सॉल्वेंट है। कैलकुलेशन स्टार्ट करें तो पहला काम क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन बैलेंस शीट में जितनी इंफॉर्मेशन उसको रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में ट्रांसफर करो। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड से चालू करें, तो लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करूँ तो लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स 15,700 और ईपीएफ है 60,000, ये दोनों को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करें तो एंट्री होगी क्रेडिटर्स डेबिट प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट ये मैंने अकाउंट्स रेडी रखे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड यहाँ पे फर्स्ट एंट्री बाय क्रेडिटर्स अकाउंट एंड बाय प्रोविडेंट फंड अकाउंट। क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी है और प्रोविडेंट फंड भी लायबिलिटी है, दोनों का बैलेंस 15,700 एंड 6,300, 15,700 एंड 6,300,
प्रोविडेंट फंड. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस. तो कैपिटल अकाउंट में ए का बैलेंस है 40,000 और बी का बैलेंस है 20,000. तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस था उसको ट्रांसफर कर दे 40,000 20,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए और बी का बैलेंस 40,000 एंड 20,000 कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर. आफ्टर दैट असेट साइड, असेट्स में सबसे पहले बैंक बैलेंस है 535. तो बैंक बैलेंस है तो कैश और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दे. कैश और बैंक अकाउंट में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन to balance brought down it is 535. ओके, आफ्टर दैट बाकी की जो असेट्स है बैंक बैलेंस ट्रांसफर कर दिया. बाकी की जो असेट्स है डेटर स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंस प्लांट मशीनरी पेटेंट ये सब कुछ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. एंट्री विल बी रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स. तो इसको क्लोज करने के लिए रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट से रहेगा. यहाँ पे टू सन्ड्री एसेट्स ओके और असेट्स के नाम लिख देंगे. असेट्स के नाम है डेटर स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंस, डेटर्स स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंस. आफ्टर दैट प्लांट्स एंड मशीनरी एंड पेटेंट, प्लांट्स एंड मशीनरी एंड पेटेंट. ओके, बैलेंसेस ट्रांसफर करें तो डेटर्स का बैलेंस है 15,850. डेटर्स का बैलेंस 15,850. स्टॉक 25,200. 25,200. प्रीपेड एक्सपेंसेस 800. प्रीपेड एक्सपेंस बैलेंस इज 800. Plants and machinery, that is 20,000. Plants and machinery 20,000 and the last one patent balance was 8,000. Patent balance 8,000. Transfer to realization account 15,850 plus 25,200 plus 800 plus 20,000 plus 8,000 comes to 69,850. 69,850 बराबर. सो ये असेट्स सारी ट्रांसफर कर दी. आफ्टर दैट असेट्स ट्रांसफर करने के बाद सी और डी का कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दे 3200 एंड 8415. तो सी और डी का डेबिट बैलेंस टू balance brought down 3200 8415. 3200 and 8415 capital account transfer. ठीक है, so all the balance sheet items are transferred to respective accounts. नाउ एडजस्टमेंट स्टार्ट करें तो एडजस्टमेंट में पहले बोला है कि क्रेडिटर्स को हमने 5,000 का पेटेंट दिया था और उसकी बुक वैल्यू हमने कितने में दिया था तो 3200 की वैल्यू पे उसको पेटेंट हमने क्रेडिटर्स को दिया था और क्रेडिटर्स के पास से हमको 400 रुपये और डिस्काउंट मिला था. ठीक है, सो फाइनली ये जो मैंने कैलकुलेशन किया था यहाँ पे वापस एक बार समझा दूँ. क्रेडिटर्स का बैलेंस था 15,700, इसमें 3200 का हमने उनको पेटेंट दे दिया और 12,500 फाइनली पे करना था बट उन्होंने 400 रुपये आपको डिस्काउंट दिया. फाइनली हमने उनको पेमेंट कितना किया होगा तो हमने पेमेंट किया होगा 12,100 का क्रेडिटर्स को पेमेंट किया होगा. तो क्रेडिटर्स को जो पेमेंट हुआ है तो उसकी एंट्री क्या होगी तो क्रेडिटर्स के पेमेंट की एंट्री होगी दैट इज रियलाइजेशन टू कैश. एंट्री क्या होगी रियलाइजेशन टू कैश. तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट से रहेगा टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स का पेमेंट टू कैश अकाउंट. यहाँ पे ब्रैकेट में समझने के लिए लिखेंगे, नाम लिखेंगे क्रेडिटर्स. अमाउंट कितना पे किया था यहाँ पे हमने वर्किंग किया, अमाउंट हमने पे किया 12,100. सो क्रेडिटर्स का पेमेंट आएगा यहाँ पे आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 12,100 हमने ये क्रेडिटर्स का पेमेंट किया. और ये कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड भी आएगा, कैश अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा बाय क्रेडिटर्स.
by creditors account 12,100. okay, after that next point, क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया. आफ्टर दैट आपको ये बोला है, ओके, एक और चीज़ आपको जस्ट समझना हो, तो एक मैं ये कैलकुलेशन समझा दूँ. क्रेडिटर्स का पेमेंट ओरिजिनली हमें कितना करना था, 15,700 क्रेडिटर्स का पेमेंट करना था, ठीक है, और क्रेडिटर्स का पेमेंट करना था 15,700. तो यहाँ पे जो 12,100 लिखा उसकी जगह ये 15,700 होना चाहिए था इनफैक्ट, ठीक है. तो 15,700 यहाँ पे होना चाहिए था, 12,100 की जगह 15,700 ही होना चाहिए था. बट हमने उनको पेमेंट कितना किया, तो हमने उनको पेमेंट किया 12,100. क्यों पे किया कम, तो हमने उनको पेटर्न दिया कितने का, तो हमने पेटर्न दिया 3,200 का और 400 रुपये डिस्काउंट मिला. सो पेटर्न की वैल्यू 3,200 इनडायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो, रियलाइज हुई 3,200. तो अभी लिखना नहीं आप, 3,200 रुपीज़ अगर मैं पेटर्न रियलाइज करता, असेट रियलाइज करता, तो यहाँ पे 3,200 में यहाँ पे शो करता पेटर्न की वैल्यू. जैसे असेट्स यहाँ पे मैंने लिखा है, पेटर्न की वैल्यू यहाँ पे लिखी है 8,000, ठीक है. तो पेटर्न जब रियलाइज होगी तो सामने की साइड 3,200 लिखते, और क्रेडिट साइड और 400 रुपये आपको डिस्काउंट मिला, तो वो डिस्काउंट भी आपकी इनकम है. सो 3,200 पेटर्न रियलाइज हुआ और 400 रुपये का डिस्काउंट मिला, ये भी इनकम है. सो फाइनली टोटल आप क्रेडिट साइड रियलाइजेशन अकाउंट में कितना लिखते, 3,600 लिखते. तो 3,600 में क्रेडिट साइड लिखूँ और ये 12,100 की जगह 15,700 लिखूँ, तो आप समझो 15,700 यहाँ पे आप डेबिट करो और 3,600 रुपीज़ पेटेंट और डिस्काउंट को क्रेडिट करो, तो 15,700 माइनस 3,600 डिफरेंस करो तो 12,100 ही होगा. मीनिंग आप दो अमाउंट अलग लिखो, 15,700 एंड 3,600 दो अमाउंट अलग लिखो, या नेट करके 12,100 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट ऐसा क्यों लिखेंगे, बिकॉज हमने क्रेडिटर्स के जो पेटेंट के अमाउंट है वो पेटेंट की अमाउंट हमें कैश में नहीं मिली. अगर कैश में मिलती है तो उसको क्रेडिट साइड 3,200 शो करता है, बट ये क्रेडिटर्स को अगर आपने दे दिया तो कोई कैश रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तो वहां पे आप क्रेडिट साइड इसको शो नहीं कर सकते, तो नेट करके आपको लिखना पड़ेगा ऐसा, ठीक है. सो क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया, कैश अकाउंट में एंट्री भी हो गई, डन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, आगे पढ़े. जेएलपी के 4,500 रुपीज सरेंडर, जेएलपी को सरेंडर किया और 4,500 रुपीज जेएलपी का मिला. बैलेंस शीट के अंदर मैंने आपको बोला कि जेएलपी का बैलेंस आपको नहीं दिया, बैलेंस शीट के अंदर आपको जेएलपी का बैलेंस नहीं दिया. इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो मेथड है, ये फर्स्ट मेथड जेएलपी की मेथड है, जेएलपी एक्सपेंस मेथड. और फर्स्ट मेथड के अंदर आपको याद होगा कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाए, तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिलेगा सीधा पार्टनर्स के अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यहाँ पे दो रास्ते है, ये 4,500 जो मिला वो डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो भी चलेगा, ये भी वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं. या दूसरा रास्ता जो आपको 4,500 इंश्योरेंस कंपनी से मिला, ये पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाओ और रियलाइजेशन अकाउंट अल्टीमेटली क्लोज होकर जाएगा कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. तो या तो डायरेक्टली पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट कर सकते हैं, या तो रियलाइजेशन में क्रेडिट करो, अल्टीमेटली आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है. सो मैं एट प्रेजेंट आपको जो लिखना हो लिख सकते हैं, मैं रियलाइजेशन अकाउंट में शो कर देता हूँ, बराबर. मॉड्यूल में ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में रियलाइजेशन में लिखते हैं, या डायरेक्टली पार्टनर में लिखो तो भी गलत नहीं है. रियलाइजेशन का आंसर डिफरेंट आ सकता है, बट अल्टीमेट आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. सो 4,500 रुपीज़ रियलाइजेशन के पैसे, जेएलपी के पैसे मेरे को मिले, तो एंट्री विल बी जेएलपी के पैसे मेरे को मिले हैं, तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,500, सरेंडर वैल्यू रियलाइज 4,500, जेएलपी के पैसे मिले, बराबर 4,500. और उसकी दूसरी इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड भी आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कैश. समझने के लिए ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं जेएलपी 4,500, बराबर. किसी को डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना हो रियलाइजेशन में क्रेडिट की जगह तो भी कर सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. रियलाइजेशन का आंसर चेंज होगा बट अल्टीमेट आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है. सो ये 4,500 कौन से मेथड का, ये जेएलपी कौन सी मेथड हुई, फर्स्ट मेथड. आप लोग शॉर्टकट याद हो तो सरेंडर वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन या डेथ का क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे सरेंडर वैल्यू मिलेगी. इन फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन हो तो इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिले सीधा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है, यहाँ पे रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया तो अल्टीमेटली पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है. ये फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन था. इसके बाद द रिमेनिंग असेट्स रियलाइज डेटर्स, स्टॉक, प्लांट्स एंड मशीनरी एंड पेटेंट, बराबर. असेट्स का रियलाइजेशन आपको बोला है, तो असेट्स की जो रियलाइज वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख दे बाय कैश अकाउंट. बाकी की जितनी असेट्स है उसका जो रियलाइजेशन हुआ था वो यहाँ पे लिख दे. तो डेटर्स का रियलाइजेशन आपको क्वेश्चन में दिया है, स्टॉक का दिया है, प्लांट एंड मशीनरी का दे दिया है और पेटेंट का दिया है. ये चार का आपको रियलाइजेशन वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया है. और इसको अमाउंट पहले लिख लेते चलो. डेटर्स का रियलाइजेशन कितना हुआ था 10,800, स्टॉक 15,600,
डेटर्स 10,800, stock 15,600, plants and machinery that is 12,000, plants and machinery 12,000, और डेटर्स जो बचे थे उसमें से आपको कितने रियलाइज हुए थे, तो बचे हुए डेटर्स में आपको बोला है कि 60% रियलाइजेशन हुआ था, 60% बुक वैल्यू का रियलाइजेशन हुआ था। तो डेटर्स में आप पेटर्न में चेक करो तो पेटर्न 8,000 में से 5,000 की पेटर्न तो हमने क्रेडिटर्स को दे दी, बची कितनी, तो 3,000 की पेटर्न बची। वो 3,000 की जो पेटर्न बची उसमें से आपको बोला है कि 60% रियलाइजेशन हुआ था, तो 3,000 का 60% करें तो इट विल बी 1,800 रुपीज़। सो 1,800 रुपीज़ पेटर्न में से रियलाइजेशन हुआ था, तो वो पेटर्न यहाँ पे 1,800 रुपीज़ उसको यहाँ पे शो करेंगे पेटर्न का रियलाइजेशन। ओके, एंड फाइनली टोटल करें 10800 प्लस 15,600 प्लस 12,000 प्लस 1,800, टोटल कम्स टू 40200 और कैश अकाउंट में डेबिट से आ जाएगा, कैश अकाउंट में डेबिट से आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 40200। ओके, इसके बाद अब असेट साइड देखें तो यहाँ पे एक और चीज़ से प्रीपेड एक्सपेंस 800 का था। अब देखो असेट्स में डेटर्स का रियलाइजेशन हो गया, स्टॉक हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, पेटेंट हो गया, और प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं कि उसका रियलाइजेशन हुआ था कि नहीं हुआ था। तो प्रीपेड एक्सपेंस का रियलाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये वो टेंजिबल असेट्स नहीं है, तो उसका रियलाइजेशन क्वेश्चन में अगर नहीं बोला है तो आपको अज्यूम नहीं करने का कि उसका रियलाइजेशन हुआ था, कि वो कोई टेंजिबल असेट्स नहीं है। हाँ, कोई टेंजिबल असेट है और क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया कि रियलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको समझने का कि बुक वैल्यू पे रियलाइज हो गया होगा। बट ये प्रीपेड एक्सपेंस कोई टेंजिबल असेट नहीं है तो उसका रियलाइजेशन अज्यूम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऐसा मानेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंस जो है उसका कोई रियलाइजेशन हुआ नहीं था। ओके, लायबिलिटीज में चेक करो तो लायबिलिटीज में हमने क्रेडिटर्स का पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है, बट प्रोविडेंट फंड का पेमेंट करना बाकी है। तो प्रोविडेंट फंड है 6,300 का, तो उसका पेमेंट बाय डिफॉल्ट कोई भी लायबिलिटी हो तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया फिर भी उसको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो प्रोविडेंट फंड अगर क्वेश्चन में नहीं बोला तो भी पे कर देंगे। कितना था, तो प्रोविडेंट फंड की अमाउंट है 6,300। लायबिलिटीज में जितनी भी लायबिलिटीज है आपको पे करनी पड़ेगी, तो प्रोविडेंट फंड पे करेंगे तो यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट से आएगा बाय प्रोविडेंट फंड अकाउंट 6,300। प्रोविडेंट फंड भी पे कर देंगे 6,300 डन। ओके, इसके बाद प्रोविडेंट फंड पे हो गया। फाइनली इसके बाद आगे क्वेश्चन में और एक आध एडजस्टमेंट है वो देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट। इसके बाद क्वेश्चन में बोला था कि रियलाइजेशन एक्सपेंस वाज 1500, तो 1,500 का रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ था, तो उसकी एंट्री रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री रियलाइजेशन टू कैश 1500, रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश अकाउंट 1500, और कैश अकाउंट में इसकी दूसरी इफेक्ट जाएगी, कैश अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट था 1500। तो यहाँ पे 1500 अमाउंट शो कर दे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस समझने के लिए, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं समझने के लिए रियलाइजेशन एक्सपेंस है, ठीक है। इसके बाद ये खत्म हो गया। इसके बाद लास्ट में बोला था डी बिकेम इंसॉल्वेंट, 4 पार्टनर थे उसमें डी जो था वो इंसॉल्वेंट हो गया और उसके पास से 25% अमाउंट रिसीव हुआ था, बाकी का 75% नहीं हुआ था, ठीक है। इसके सिवा फाइनली अब कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, ठीक है। अब वो याद रखना है खाली, जो डी जो इंसॉल्वेंट हुआ था, डी से इंसॉल्वेंट पार्टनर, तो उसके पास से 25% अमाउंट रिकवर करनी है, उसको लास्ट में देखते हैं। अब हमने बैलेंस शीट ट्रांसफर कर दी, लोन अकाउंट होता तो उसको क्लोज कर देते। अब लोन अकाउंट नहीं है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर देते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट को सबसे पहले क्लोज करें फाइनली। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा दे रहा है, डेबिट साइड देखो वैल्यूज ज़्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 6,95850 प्लस 12100 प्लस 6300 प्लस 1500 माइनस क्रेडिट साइड 15700 माइनस 6300 माइनस 4500 माइनस 40200 कम्स टू 23050। डिफरेंस आ रहा है 23050। ये 23050 जो आया ये रियलाइजेशन का लॉस है, और ये रियलाइजेशन का लॉस सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे अभी गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, इसके बाद स्टार्ट होगा। रियलाइजेशन का जो लॉस है डिस्ट्रीब्यूशन सब में करना है, बराबर। मैंने आपको ये बोला था कि रियलाइजेशन का लॉस कैश में कौन लाएगा, सॉल्वेंट पार्टनर लाएंगे,
आपको ये नहीं बोला था कि रियलाइजेशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूशन इंसॉल्वेंट के बीच में नहीं करना है। रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस आया डिस्ट्रीब्यूट सब में करना है, बट रियलाइजेशन का जो लॉस था वो कैश में कौन लाएगा, तो सॉल्वेंट पार्टनर लाएंगे, बराबर, इंसॉल्वेंट पार्टनर नहीं लाएगा। वापस एक बार, रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस डिस्ट्रीब्यूट सब में करना है इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट वो रियलाइजेशन का लॉस कैश में कौन लाएगा, तो कैश में लाएंगे ओनली सॉल्वेंट पार्टनर। तो डी रियलाइजेशन का लॉस ए बी सी डी को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट उसमें से फिर ए बी सी तीन जन कैश में इंसॉल्वेंसी का जो लॉस है वो कैश में लाएंगे, बाकी डी नहीं लाएगा। सो फाइनली रियलाइजेशन का जो लॉस था 23050, ये पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करें तो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4321, तो 4321 में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 4321 टोटल कम्स टू 10 इंटू 4, 9220। एक का लॉस आएगा 9220, 69 बी का 6915, देन 4610 एंड देन लास्ट वन 2305। ठीक है, सो रियलाइजेशन का जो लॉस था पार्टनर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो चारों पार्टनर्स के बीच में रियलाइजेशन का लॉस पार्टनर्स में रिकॉर्ड कर लेते। कैपिटल अकाउंट में डेबिट से रहेगा 2, रियलाइजेशन अकाउंट 2, रियलाइजेशन अकाउंट 9220, अमाउंट 9220, 6915, 4610 एंड 2305। ओके, ये रियलाइजेशन का जो लॉस था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में। अब ये जो रियलाइजेशन का लॉस है वो कैश में कौन लाएगा, ओनली सॉल्वेंट पार्टनर्स। कौन से रेशियो में, सॉरी, ओनली सॉल्वेंट पार्टनर्स, बराबर। तो सॉल्वेंट पार्टनर्स में एबीसी सॉल्वेंट है, ओके, डी इज ओनली पार्टनर हु इज इनसॉल्वेंट। तो बाकी के जो तीनों पार्टनर्स है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स है, तो उनको ये जो रियलाइजेशन का लॉस है वो कैश में लाना पड़ेगा। तो कैश में लाने के लिए एबीसी का लॉस जो है वो कैश में लाएंगे, तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू एबीसी अकाउंट। सो एबीसी में क्रेडिट से रहेगा बाय कैश अकाउंट, अमाउंट इज 9220, 6915, 6915 एंड 4610, ये कैश में लाएंगे। सो कैश अकाउंट भी डेबिट होगा टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी और सी। टोटल 9220 प्लस 6915 प्लस 4610, टोटल 20745। ओके, एंड अमाउंट इंडिविजुअली लिखे तो ए का बैलेंस है 9220, बी का 6915, सी का बैलेंस 4610 एंड टोटल 20745, ये कैश में लाएंगे। ओके, इसके बाद का कैलकुलेशन देखें, तो आगे नेक्स्ट कैलकुलेशन में इसके बाद जो पार्टनर डी इंसॉल्वेंट पार्टनर है, तो डी के पार्ट का जो डेफिशिएंसी है, डी की डेफिशिएंसी कौन लाएगा, तो डी के पार्ट की जो डेफिशिएंसी है वो सॉल्वेंट पार्टनर जिनका क्रेडिट बैलेंस है, जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो कौन बैर करेगा, तो डी की डेफिशिएंसी सॉल्वेंट पार्टनर जिनका क्रेडिट बैलेंस है वो लोग बैर करेंगे। वहां पे जो पार्टनर सॉल्वेंट पार्टनर जिसका डेबिट बैलेंस उसको कंसिडर नहीं करना है डेफिशिएंसी बैर करने के लिए। रियलाइजेशन का लॉस है वो सारे सॉल्वेंट पार्टनर लाएंगे, क्रेडिट बैलेंस हो या डेबिट बैलेंस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी बैर करने की बात है तो सॉल्वेंट पार्टनर जिसका डेबिट बैलेंस है वो बैर नहीं करेगा, बाकी के जो क्रेडिट बैलेंस वाले पार्टनर्स है वो बैर करेंगे। तो अब उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर दिया। रियलाइजेशन अकाउंट में जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है उन लोगों ने उनको रियलाइजेशन का जो लॉस था वो कैश में ला दिया, यहाँ तक खत्म हो गया। अब डी पार्टनर जो था वो डी इंसॉल्वेंट था, तो डी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आप चेक करो, तो डी का बैलेंस है 8415, डेबिट साइड का टोटल 8415 प्लस 2305, तो डी का बैलेंस आ रहा है 10720। डी का कैपिटल अकाउंट का जैसे लास्ट क्वेश्चन में वर्किंग किया था सेम वे इसमें भी वर्किंग नोट शो कर दे। सो वर्किंग नोट कैपिटल बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ डी
720 10720 ये डी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको ये बोला था कि डी का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसमें 25% अमाउंट वो कैश में पे करेगा, तो इसमें से 25% अमाउंट वो कैश में अगर पे करेगा तो 10720 का 25% करे तो 10720 का 25% करे तो 2680 वो कैश में पे करेगा, और रिमेनिंग अमाउंट 10720 माइनस 2680 कम्स टू 8040 वो पे नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी, बराबर। इसको हम बोलेंगे डेफिशिएंसी। ये 8040 डेफिशिएंसी होगी, ओके। और 2680 कैश में वो पे करेगा। अब वो 2680 जब वो कैश में पे करेगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा टू डी अकाउंट, एंट्री पहले पास कर ले उसकी, कैश अकाउंट में डेबिट से रहेगा टू डी अकाउंट 2680, सो यहाँ पे 2680, और डी के अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा, डी के अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट, दैट इज 2680, ओके। अब रिमेनिंग जो डी के अकाउंट का जो रिमेनिंग अमाउंट बैलेंस है 8040, दैट इज डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसी कौन बैर करेगा? तो डेफिशिएंसी बैर करनी होती है सॉल्वेंट पार्टनर जिनका क्रेडिट बैलेंस है, तो सॉल्वेंट पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस फाइंड करने के लिए पहले क्वेश्चन में आप देखो तो ए और बी का क्रेडिट बैलेंस है 40,000 20,000, ए और बी का क्रेडिट बैलेंस कितना है 40,000 20,000, और सी का डेबिट बैलेंस है 3200। लास्ट क्वेश्चन जो आपने किया था उसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग हमने फाइंड किया था, इसलिए क्योंकि लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको रिजर्व्स दिए थे, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, और अगर कोई पीएनएल डेबिट बैलेंस हो तो उसको माइनस भी करना पड़ेगा। यानी क्लोजिंग कैपिटल रेशियो में जो इंसॉल्वेंसी लॉस है, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो कैपिटल एफिशिएंसी है, तो यहाँ पे डी जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका जो लॉस है वो इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स में कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना होता है। तो इसके लिए पहले कैपिटल रेशियो ढूंढने के लिए क्लोजिंग कैपिटल ढूंढना पड़ेगा, बट इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई रिजर्व्स नहीं है, तो जो ओपनिंग कैपिटल है ए और बी की 40,000 20,000, और सी का तो डेबिट बैलेंस है, तो सी का अगर डेबिट बैलेंस है तो डेफिशिएंसी जो डी का जो कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी वो सी बेयर नहीं करेगा बिकॉज उसका डेबिट बैलेंस है, और ए और बी बेयर करेंगे कौन से रेशियो में? तो उनके कैपिटल रेशियो में। अब इसमें क्वेश्चन में आपको अलग से ए और बी का कैपिटल रेशियो ढूंढने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई कैपिटल में रिजर्व्स को ऐड करना नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई रिजर्व ही नहीं है, तो 40,000 20,000 जो उनकी कैपिटल है वही उसका कैपिटल रेशियो होगा 40,000 20,000, दैट इज कॉल्ड 2:1। सो 4020 जो 8040 जो डी की डेफिशिएंसी आई इसको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन से रेशियो में? तो 2:1 में। तो 8040 डिवाइड बाय 3 करे इंटू 2 तो 5360 और 5360 एंड 2680 इतने पैसे ए और बी बैर करेंगे डी की डेफिशिएंसी का। तो 5360 2680 ये ए और बी में डेबिट करना पड़ेगा, ए और बी में डेबिट होगा क्योंकि वो बैर करे डी की वजह से। तो ए और बी में डेबिट साइड आएगा टू डी अकाउंट, अमाउंट इज 5360 2680 5360 एंड 2680, और डी के अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा बाय ए अकाउंट एंड बाय बी अकाउंट। तो ए की अमाउंट 5360, बी की अमाउंट 2680, ओके। तो ये डेफिशिएंसी हमने डी की जो डेफिशिएंसी थी वो डी की डेफिशिएंसी को हमने सॉल्वेंट पार्टनर ए और बी जिनका क्रेडिट बैलेंस है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया बिकॉज सी का डेबिट बैलेंस है, और क्लोजिंग कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है, और क्लोजिंग कैपिटल अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि बैलेंस शीट में क्वेश्चन के अंदर कोई रिजर्व्स नहीं है। अगर रिजर्व होता तो लास्ट क्वेश्चन के जैसे रिजर्व्स ऐड करके क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करते हैं, ठीक है। अब अकाउंट्स क्लोज करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले रियलाइजेशन क्लोज हो चुका है, बाकी के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले डी का क्लोज कर दो अकाउंट, तो डी का अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा क्योंकि उसके बेस पे हमने बाकी का कैलकुलेशन किया था। बाकी सारे पार्टनर्स को आप एक एक करके क्लोज करना स्टार्ट करें, बाकी के पार्टनर्स ए बी सी को आप क्लोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए को क्लोज करें तो ए का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है 40,000 प्लस 9220 माइनस डेबिट साइड 9220 माइनस 5360 कम्स टू 34640,
ए का डिफरेंस आया 34640, बी का क्रेडिट साइड 20,000 प्लस 6915 माइनस 6915 माइनस 2680 comes to 17,320. बी का बैलेंस 17,320 और सी में 3200 प्लस 4610 माइनस 4610 comes to 3200. तो सी का बैलेंस है 3200. ओके, ये सी जो है वो कैश में लाएगा पैसे और ए और बी जो है वो कैश में ले जाएंगे. सो यहाँ पे डेबिट से रहेगा टू कैश अकाउंट और सी में क्रेडिट से रहेगा और इसकी एंट्री फाइनली कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करे तो कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करे तो सी के पास से पैसे लेने हैं तो सी का 3200 डेबिट करेंगे यहाँ पे और ए और बी को पे करना है. सो बाय ए अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट बाय बीस कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 34640 and the second one 17,320 एंड फिर फाइनली कैश का टोटल करें तो कैश का टोटल 535 प्लस 4500 प्लस 40200 प्लस 20745 प्लस 2680 प्लस 3200 71860 and credit side 12100 plus 6300 plus 1500 plus 34640 plus 17320 total 71860. ओके, एंड फाइनली कैश अकाउंट अपना टैली होता है. यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. सो पहले आपको रियलाइजेशन क्लोज करना है, फिर कैपिटल अकाउंट और लास्ट में क्या क्लोज करना है, कैश अकाउंट. ओके, और जो रियलाइजेशन का लॉस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रियलाइजेशन का लॉस कौन बैर करेगा? रियलाइजेशन का लॉस कैश में कौन लाएंगे? सारे सॉल्वेंट पार्टनर. इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस कौन बैर करेगा? सॉल्वेंट पार्टनर जिनका अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है. ठीक है, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.